आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। देखिए, अब जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, बीपीएससी के शिक्षक भर्ती भी और बिहार स्टेट पेपर जो है होने वाला है वो भी नज़दीक आ चुका है। तो अगर आप संगीत के विद्यार्थी हैं, म्यूजिक से अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये जो सीरीज़ है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए आज देखते हैं बीपीएससी का अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप बीपीएससी हो या आपका स्टेट हो, दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए आइए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न। देखते हैं कैसा प्रश्न सब आपको एग्जाम में देखने को मिला था पिछले बार और इसी टाइप का प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। इसमें जो है ना बेसिक नॉलेज जरूरी है, बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है संगीत को, ठीक है। संगीत का जो प्रश्न आता है आपको बेसिक नॉलेज रहना है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? तो आप लोग संधि प्रकाश राग जानते होंगे, ये सुबह और शाम के टाइम में जो गाया जाता है उसको संधि प्रकाश राग कहा जाता है, ठीक है। तो संधि प्रकाश राग इसमें कौन हो जाएगा? बिलावल देशकार होगा नहीं, ये भैरव हो जाएगा। संधि प्रकाश राग की श्रेणी में भैरव आता है। भैरव और भैरवी ये सब आपको संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आते हैं। जो राग प्रातः और शाम के 4 से 7 के बीच में गाया जाता है उस क्या होता है? संधि प्रकाश राग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दक्षिण संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? आप जानते हैं हमारे भारत में 2 संगीत पद्धति है। एक है उत्तर संगीत पद्धति जिसे कि भारतीय संगीत पद्धति कहा जाता है, उत्तर संगीत, ठीक है। उत्तर संगीत पद्धति को आप जानते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। और दक्षिण संगीत पद्धति को कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कर्नाटक संगीत पद्धति के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 73 का प्रश्न देखिए क्या है, वेंकटमखी ने कौन से पद्धति की रचना की? तो आप लोग जानते हैं वेंकटमखी के द्वारा 72 मेल की रचना की गई है। तो कौन सी पद्धति हो जाएगा? 72 मेल या थाट इसी को कहा जाता है, मेल या थाट वही है। तो ये हो जाएगा आपको ए नंबर आंसर, वेंकटमखी के द्वारा 72 मेल। फिर देखिए दक्षिण संगीत में कितने मेल या थाट माने जाते हैं? तो हम लोग को जो है उत्तर संगीत में आप जानते हैं उत्तर संगीत में कितना माना जाता है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, 10 थाट माना जाता है उत्तर संगीत में। और दक्षिण संगीत में 19 थाट माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, 19 थाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदुस्तानी या उत्तरी संगीत में कौन सा मुख्य 2 स्वरलिपि पद्धति है? तो आप जानते हैं हिंदुस्तानी और उत्तरी संगीत में 2 स्वरलिपि पद्धति, एक तो है भातखंडे स्वरलिपि और दूसरा है विष्णु दिगंबर। तो भरत विष्णु ये तो होगा नहीं, भातखंडे सारंग ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो हिंदुस्तानी और या उत्तरी संगीत पद्धति में से कौन से 2 मुख्य स्वरलिपि पद्धति हो जाता है? तो भातखंडे, एक तो होता है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति और दूसरा क्या होता है? विष्णु दिगंबर। तो दोनों है नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, भातखंडे और विष्णु दिगंबर होना चाहिए। यहाँ है नहीं, भरत दिया हुआ, तो राइट आंसर इसका ई नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 76 में है, संगीत में कितने थाट माने गए हैं? आप लोग जानते हैं संगीत में 10 थाट माने गए हैं और 10 थाट का नाम आपको मालूम ही होगा और 10 जन्य राग भी है उसका। तो 10 थाट कौन कौन से थाट माने गए संगीत में? 10 थाट, बिलावल थाट हो गया, खमाज थाट हो गया, यमन थाट हो गया, कल्याण यमन या कल्याण उसी को कहा जाता है, तोड़ी हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है आपको? तोड़ी के बाद भैरव हो जाता है, असावरी हो जाता है, मारवा थाट हो जाता है, काफी थाट हो जाता है ना। और टोटल अब 10 थाट आपका हो गया। इतना ही थाट जो है आपको संगीत में देखने को मिलता है इधर हम लोग के भारतीय संगीत में। लेकिन दक्षिण संगीत में अगर पूछे तो 19 संगीत पद्धति में मेल माने जाते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 77 नंबर में क्या है, भातखंडे जी ने थाटों की संख्या कितनी मानी है? आप जानते हैं भातखंडे जी के द्वारा 10 थाट में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए 77 के बाद 78 देखिए। 78 में क्या है कि आश्रय राग कितने माने गए हैं? आश्रय राग आप जानते हैं जितने थाट है उतने ही आश्रय राग बने हुए हैं। तो 10 थाट, 10 राग के ही नाम पे 10 थाट का नाम पड़ा है, न कि थाट के नाम पर राग का, ऐसा नहीं है। जो राग का नाम था आश्रय राग उसी के नाम पर थाट का नाम पड़ा है। उसके बाद देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? तो आप लोग जानते हैं विवादी नहीं हो सकता है, सरज है, तीव्र मध्यम है, शुद्ध मध्यम। विवादी कहने का मतलब क्या? उस स्वर के लगने के बाद उस राग का स्वरूप बिगड़ जाए, विवादी हो जाता है। एक होता है विवादी और एक होता है वर्ज्य स्वर।
वर्ज्य किसको कहता है? जिसको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना, एकदम राग में प्रयोग करना ही नहीं है। लेकिन विवादी स्वर है कि कभी कभी राग की रंजकता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? विवादी स्वर का प्रयोग कर लेते हैं। तो कौन सा स्वर किसी राग में विवादी नहीं हो सकता है? तो आप जानते हैं कि सा कभी भी किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? षडज। ए नंबर में है सा, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन से जोड़े की ताले मात्राओं की दृष्टि से मेल है? अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जोड़े का ताल जो है दोनों में मात्रा सेम सेम है। तो रूपक और तिबरा ताल में आप जानते हैं कि 7 मात्रा होती है, और धमार और दीपचंदी में आप जानते हैं कि 14 मात्रा होती है। तो दोनों सही है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा आंसर। राइट आंसर आपको डी हो जाएगा इसका। 80 के बाद देखिए 81 नंबर क्या है? ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? 6 है, 2 है, 7 है। तो आप जानते हैं ताल में कितने प्रकार के अंग होते हैं? 6 प्रकार के अंग होते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा 81 का ए नंबर। चलिए उसके बाद देखते हैं 82 नंबर। 82 में क्या है? राग में न लगने वाले स्वर को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट आपको बताए हैं, जो स्वर बिल्कुल नहीं लगता उसको वर्ज्य स्वर कहते हैं। उसका प्रयोग करना वर्जित होता है। उसका प्रयोग करने से प्रयोग करना ही नहीं, हर हाल में उसका प्रयोग नहीं करना है। तब राग, वो राग रहेगा ही नहीं जिस राग को आप सुनते हैं। अगर उसमें कोई राग का जो वर्ज्य स्वर है बिल्कुल नहीं प्रयोग करना, उसके प्रयोग होने से वो राग का स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। विवादी स्वर का सिर्फ अल्प प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके प्रयोग करने के लिए बहुत ही कुशल होना जरूरी है। तो विवादी स्वर हो गया। और वादी स्वर आप जानते हैं, वादी स्वर किसे कहते हैं? जो कि राग का राजा कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला स्वर क्या है? वादी स्वर होता है। और उससे कम प्रयोग करते हैं तो संवादी होता है। और जो वादी संवादी के बाद जो स्वर बच जाता है उसे अनुवादी कहते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार के सब स्वर होते हैं, सबसे ज्यादा होता है वादी स्वर का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर में है, कौन सा स्वर तीव्र भी हो सकता है? तो आप जानते हैं तीव्र कहने का मतलब कि अपना शुद्ध अवस्था, जो स्वर का शुद्ध अवस्था है उससे क्या हल्का ऊपर चल जाना। उससे अगर शुद्ध से अगर ऊपर चल जाते हैं तो वो तीव्र हो जाता है। शुद्ध से अगर शुद्ध अवस्था से अगर नीचे आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नीचे आने पर उसको हम लोग कोमल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल कहते हैं। लेकिन ऊपर जाने पर उसको क्या कहा जाता है? तीव्र कहा जाता है। तो एक ही आप जानते हैं कि एक सप्तक में जो है 12 स्वर होता है टोटल, जिसमें से 5 स्वर होता है क्या? 5 विकृत स्वर होता है। विकृत में होता क्या है? एक होता है तीव्र, मोह हो जाता है आपको तीव्र, क्योंकि मोह जो है ना अपने शुद्ध अवस्था से ऊपर वाला स्वर है। तो मोह तीव्र होता है। विकृत होता है स्वर तीव्र भी होता है, पूछा जा रहा है। तो मोह तीव्र होता है। बाद बाकी ग, ध, नी और रे भी होता है। रे, ग, ध, नी ये सब क्या होता है? कोमल होता है। चारों के चारों कोमल विकृत होता है और मोह तीव्र विकृत होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि इचल करंजीकर किसके गुरु थे? भातखंडे, सवाई गंधर्व, विनायक राव पटवर्धन, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो भातखंडे जी आप जानते हैं कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु थे। भातखंडे जी किसके गुरु थे? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु थे। पलुस्कर होता है। विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के गुरु कौन थे? तो बालकृष्ण बुआ इचल करेंजीकर। था विष्णु दिगंबर पुलस्कर यहाँ है नहीं, तो आंसर तो हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर के ये विनायक राव पटवर्धन जो आपको दिख रहा है, ये इसके क्या विनायक राव पटवर्धन के गुरु कौन है? विष्णु दिगंबर पुलस्कर। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर के गुरु कौन है? बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। तो राइट आंसर आपको ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। रूपक ताल में कितनी मात्राएं होते हैं? आप लोग जानते हैं रूपक ताल में कितने मात्रा होते हैं? 7 मात्रा होती है। राइट आंसर हो गया ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समूह किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता? तो कौन सा स्वर समूह है ना किसी भी राग का वादी संवादी नहीं हो सकता? ABC में देखिए मो स्वर। तो कम से कम वादी संवादी होने के लिए जो नियम है इसमें, जैसे कि ग, ध, नी है, रे, ग, ध, नी, ग, मो, प, ध, नी, ग, मो, प, ध, नी। क्या हो गया? एक मिनट इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश से लिखते हैं। देखिए ये क्या है? मो सा है। मो, प, ध, नी, सा। तो कितना? 4 1 5 स्वर है। तो 4 कम से कम चाहिए 4 स्वर। तो यहाँ 4 1 5 स्वर है। तो ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल सही है, वादी संवादी हो सकता है। तो पूछा जा रहा है इसमें कौन सा वादी नहीं हो सकता? ये तो हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं, आंसर नहीं होगा। फिर देखिए वादी संवादी के लिए एक आपको बात जानना जरूरी होता है कि वादी और संवादी के बीच में जो है ना 4 या 5 स्वर का क्या होता है? अंतर होता है। तो ग, ध, नी देखिए ग,
म प ध। तीन, यहाँ 3 स्वर का अंतर है ना, तो 3 या 4 ये भी होता है। 3-4 स्वर का अंतर कौन होता है, वादी संवादी के बीच में होना चाहिए, ये भी हो जाएगा। ग ध नि है तो ग म प ध नि, तो इसमें क्या भी 4 स्वर है, कम से कम जो है ना 3 स्वर का अंतर होना जरूरी है। तो ये क्या हो गया, ग म प ध, ये भी हो ही जाएगा। इनमें सब का सब क्या हो रहा है, सब के सब क्या है, वादी संवादी के जोड़ा में आता है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 86 नंबर का राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ग म प ध, गो नी हो जाता है वादी संवादी, ध भी हो सकता है और नी भी हो सकता है। तो जैसे कि राग कल्याण का आप लोग जानते हो क्या गो और नी होता है ना, राग कल्याण का खमाज का भी होता है गो और नी वादी संवादी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्य सा से तार तक स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं मध्य सा से लेकर के तार सा तक जो चढ़ते हैं, सा से सा रे ग म प ध नी, ऐसे जो चढ़ते हैं, तार सा आता है उसके बाद, तो ये जो क्रम है इसको आरोह कहते हैं। और इधर से अगर आप वापस लौटते हैं, सा नी, तार सा से नीचे तरह नी ध प म, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अवरोह के रूप में जानते हैं इसको। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्या, मध्य सा से तार सा के तरफ, तो आरोह हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 87 के बाद 88 नंबर होगा। आइए 88 नंबर देखते हैं। 88 में क्या है, निम्न में से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि राग तिलक कामोद में क्या वक्र स्वर प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर ये हो जाता है। भैरव और भैरवी में क्या होता है, इसमें सीधा स्वर लगता है, वक्र स्वर नहीं लगता है। परमेल परवेशक राग क्या होता है, परमेल परवेशक राग वो होता है जो क्या होता है, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसे परमेल परवेशक राग कहा जाता है। तो ऐसा राग जयजवंती जो है ना, आप राज जयजवंती जो है, यह एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इसको परमेल परवेशक राग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आप तो समझ, इसको लिखना जरूरी है, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाती है, उसी को क्या कहते हैं, परमेल परवेशक राग कहा जाता है, एक थाट से दूसरे थाट में, है ना। तो परमेल परवेशक। धूमकीट तक किस वाद्य का बोल है, तो धूमकीट तक आपको मृदंग का बोल है, इसको दो मुंह वाला ढोल कहा जाता है, मृदंगम। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर 91 में देखिए, सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है, बाज के तार, जोड़ी का, चिकारी का, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सितार में जो है अनुनाद के लिए आप जानते हैं कि किस तार का प्रयोग किया जाता है, अनुनाद सितार में कहाँ से हो जाएगा, अनुनाद रेजोनेंस की बात आ रही है। तो ये तो आपको घनवाद में अनुनाद होता है, तो तबला और में होता है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, बाज का तार, जोड़ी का तार, चिकारी के, इसमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए है 92 नंबर, अधिक तार चढ़ाव के लिए किस तार किसको मिलाते हैं। अच्छा, अधिक तार अगर चढ़ाना है तो तार को किससे मिलाया जाता है, ये डांड से, मनका से, या खूंटी से। आप लोग जानते हैं कि अधिक तार अगर चढ़ाना होता है तो उसको खूंटी से मिलाया जाता है। तार को अगर अधिक चढ़ाव करना होता है, एकदम पूरा रखना होता है तार को तान के इस पे, तो यहाँ जो खूंटी लगा हुआ रहता है, खूंटी, यह खूंटी से क्या कर देते हैं, इसको तार को कसा जाता है। खूंटी जो इसमें लगा हुआ रहता है ऐसे करके रहता है ना, तो उसी से कसा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 ताल में कितनी ताली होती है। तो आप लोग जानते हैं 4 ताल में जो है 4 ताल हो गया आपको, 4 ताल और 1 ताल दोनों में क्या होता है, 12 विभाग होता है, और 6-6 विभाग 6-6 में होता है। तो इसमें 6-6 में 6 विभाग होता है, 12 मात्रा होता है टोटल, और 6 विभाग होता है। इसमें 4 ताली होता है, 4 मात्रा पे ताली होता है, और 2 जो जगह है क्या होता है, 2 स्थान पे खाली होता है। 4 स्थान पे ताली और 2 स्थान पे खाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताली पूछा जा रहा है तो 4 हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महिला के तानपुरे का प्रथम तार किसका बना होता है। तो आप लोग जानते हैं कि महिला का तानपुरे का तार जो होता है वह पहला तार लोहा का बना होता है, लेकिन पुरुष का क्या हो जाता है, वो पीतल का बन जाता है, क्योंकि पुरुष का आवाज क्या होता है, मोटा होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, झप ताल में कितनी खाली होती है। तो झप ताल में आप जानते हैं कि 10 मात्रा होती है, और इसमें जो है खाली सिर्फ 1 मात्रा खाली का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का आपको ए नंबर। खाली क्या होता है, सिर्फ 1 मात्रा पे खाली होता है। झप ताल में कितनी खाली, तो 1। दक्षिण संगीत पद्धति में जो है शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण में जो शुद्ध स्वर पद्धति है उसको कनगांगी थाट कहा जाता है, कनगांगी। तो राइट आंसर कनलागी लिखा हुआ है, तो यही हो जाएगा, कनगांगी होता है। तो राइट आंसर आपको बी हो जाएगा।
जैसे हम लोग बिलावल को मानते हैं शुद्ध ठाट, भारतीय संगीत में जो है उत्तर भारतीय संगीत में बिलावल को माना जाता है, और दक्षिण में क्या कनगांगी को माना जाता है। बिलावल के समझ लीजिए सदृश कनगांगी हो जाता है। फिर देखिए पंडित विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे? अभी जस्ट इससे पहले विनायक राव पटवर्धन के बारे में आपको बताए थे कि विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी के शिष्य थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का, ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 98 नंबर, आइए देखते हैं 98 में क्या है कि राग तत्व विबोध ग्रंथ किसने लिखा? तो आप लोग जानते हैं राग तत्व विबोध ग्रंथ जो है वह पंडित श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। राग तरंगनी लिखा गया है किसके द्वारा? लोचन के द्वारा। राग तरंगनी, राग तरंगनी लिखा गया आपको लोचन के द्वारा, और पंडित श्रीनिवास के द्वारा राग तत्व विबोध पुस्तक लिखा गया। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय है? आप जानते हैं संगीत रत्नाकर को सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। सप्ताध्यायी, 7 अध्याय है, इसीलिए इसको सप्ताध्यायी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका हो गया सी नंबर। फिर 100 नंबर देखिए दक्षिण संगीत में कौन सी वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है? आप जानते हैं दक्षिण संगीत में जो है मेल राग वर्गीकरण प्रचलित है, 19 मेल माना गया है दक्षिण में, और हम लोग 10 थाट मानते हैं। यहाँ उत्तर संगीत पद्धति में 10 थाट मानते हैं। और ये जो राग रागनी प्रचलित था ये मध्यकाल में राग रागनी प्रचलित था मध्यकाल में, और पूर्व प्राचीन काल में क्या प्रचलित था? तो प्राचीन काल में आप जानते हैं कि जाति गायन प्रचलित था। जाति गायन सब याद रखिएगा, पूछ देगा राग रागनी प्रचलित किस काल में, तो मध्यकाल हो जाएगा। जाति गायन तो प्राचीन काल हो जाएगा। और अभी थाट वर्गीकरण प्रचलित है, जब से हमारे भातखंडे और विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति जब आया तब से थाट वर्गीकरण हो गया, और 10 थाट को ही हम लोग क्या उसी के अनुसार राग को मानते हैं। तो औरव जाति का राग कौन सा हो जाएगा? आप जानते हैं औरव जाति का राग क्या हो जाता है जिसमें कि 5 गो स्वर प्रयोग होता है। तो आप जानते हैं भूपाली का क्या होता है? सारे ग प ध सा, सारे ग प ध सा, ऐसे बोलते हैं ना, तो सा तो नहीं है ना लेते हैं, तो सा रे ग प ध, तो 5 गो स्वर हो गया, 1 2 3 4, सा नहीं लिया जाता है, तो 5 गो स्वर हो गया आपको। औरव जाति का राग हो गया कौन? भूपाली हो गया, जिसमें 5 प्रयोग करता है। साड़व होता है जिसमें क्या 6 स्वर प्रयोग होता है, तो साड़व हो गया। और संपूर्ण क्या हो जाता है जिसमें 7 स्वर प्रयोग होता है। तो राइट आंसर आपका हो गया ए नंबर। हारमोनी का अर्थ क्या होता है? हारमोनी जो कि पाश्चात्य संगीत पद्धति से संबंधित है, इसका वह अर्थ होता है कि संवाद स्वरों का एक साथ वादन जो होता है उसे ही क्या कहते हैं? हारमोनी के रूप में जानते हैं। तो राइट आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। संवाद स्वरों का एक साथ वादन हो गया हारमोनी। और मेलाडी होता है कर्मिक स्वरों का। हम लोग का जो होता है कर्मिक स्वरों का वादन होता है, इसको क्या कहते हैं? मेलाडी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेलाडी का क्या अर्थ होता है? तो कर्मिक स्वरों का वादन होता है मेलाडी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर भारतीय संगीत में कोमल रे के नाम से पुकारे जाने वाले स्वर को दक्षिण भारतीय पद्धति में किस नाम से जानते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि हमारे जो उत्तर भारतीय संगीत है इसमें जो हम लोग जिसको कोमल रे कहते हैं वहाँ उसको शुद्ध रे कहा जाता है। हमारा कोमल रे और दक्षिण भारत का क्या हो जाता है? शुद्ध रे कहा जाता है। क्योंकि हम लोग जो लिखते हैं ऐसे हम लोग का स्वर लिपि कैसे होता है? सा रे ग म प ध नी, ऐसे होता है हम लोग का स्वर लिपि। लेकिन दक्षिण भारत में जो है इसका स्वर लिपि अलग हो जाता है। आप अगर दक्षिण भारत की स्वर लिपि को देखेंगे तो आप देखिए दक्षिण भारत का जो होता है हम लोग जैसे लिखे सारे ग, तो उसका कैसे होता है आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये हो गया सा, उसका हो जाता है फिर कोमल रे, रे म प ध हो जाता है, तो उसका ऐसे हो जाता है। और हम लोग का क्या हो जाता है? सारे ग प ध नहीं हो जाता है, इसका होता है सा कोमल रे रे, तो कैसा हो गया? शुद्ध रे हम लोग का जो है इसका शुद्ध रे, कोमल रे जो है उसका क्या हो जाता है? कनगांगी मेल होता है। तो ये हमारा जो हमारा जो ग नहीं होता है, जैसे कि रे ध में सिर्फ अंतर होता है। इसका देखिए रे और ध में हम लोग का कोमल होता है और उसका क्या हो जाता है? उसका शुद्ध हो जाता है सारे ग म पद। इसी को क्या कहते हैं? कनगांगी के नाम से जानते हैं, कनगांगी थाट कहते हैं, कनगांगी थाट कहते हैं। ठीक है ना। हमारा स्वर और इसके स्वर में क्या होता है? अंतर यही होता है। ये हमारा स्वर हो गया और इसका स्वर हो गया ये शुद्ध स्वर, ऐसे होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कितना नंबर होगा। अब आपको हो जाएगा राग यमन का वादी स्वर। बताइए राग यमन का वादी स्वर क्या हो जाएगा? राग यमन का वादी स्वर आप लोग सब जानते होंगे। वादी इसका होता है ग और संवादी हो जाता है नी। वादी ग और संवादी नी हो जाता है।
तो यहाँ कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 106 का है, सा नी ध प ग किस राग का धोतक है? तो सा नी ध प ग आपको शुद्ध कल्याण का धोतक हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। 106 के बाद आप आइए 107 नंबर। चलिए देखिए 107 में क्या है कि एक मात्रा में जब दो मात्राओं का भाग होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक गुण, द्विगुण, त्रिगुण। तो एक मात्रा में जब दो गो मात्रा का भाग होता है तो उसे द्विगुण कहा जाता है। राइट आंसर बी हो गया। अचल स्वर किसे कहते हैं? अचल स्वर कहने का मतलब हुआ क्या? जिसका कोई विकृत रूप नहीं होता। आप जानते हैं कि एक सप्तक में 7 स्वर शुद्ध होता है और 7 में से 5 विकृत होता है, तो 2 गो विकृत नहीं होगा। 2 कौन कौन सा? सा हमेशा क्या होता है? सा को तो आप जानते हैं कि इसको प्रधान स्वर कहा जाता है। ये किसी भी राग में वैसे भी वर्जित नहीं होता है और ना ही ये आगे पीछे घिसक सकता है। और प भी, तो सा और प जो है अचल स्वर कहा जाता है, क्योंकि ये इसका जो है विकृत रूप नहीं है, यह शुद्ध रूप में रहता है, हमेशा शुद्ध रूप में। तो अचल स्वर इसीलिए कहा जाता है, नीचे ऊपर कहीं नहीं चलता है, इधर उधर हिलता डुलता नहीं है। बाद बाकी 5 गो स्वर क्या होता है? रे ग ध नि कोमल होता है और म का भी तीव्र हो जाता है। तो 5 गो स्वर तो इधर उधर हिल डुल रहा है, लेकिन सा और प क्या है? अचल है, कहीं हिल नहीं रहा। तो ये हो गया आपको राइट आंसर। विकृत स्वर किसे कहते हैं? विकृत स्वर कितने होते हैं? तो आप जानते हैं विकृत स्वर 5 होते हैं, जिसमें 4 कोमल होता है। रे ग ध नि क्या होता है? रे ग ध नि कोमल हो जाता है और एक हो जाता है आपको म हो जाता है तीव्र, म तीव्र हो जाता है। ठीक है, कोमल में ऐसे नीचे में लगा देते हैं तो कोमल हो जाता है चिन्ह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राग आश्रय राग होते हुए भी बादव पाए जाति का है? तो मारवा जो है आश्रय राग होते हुए जो है ना, यह बादव पाए जाति का है। तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए 111 है, जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या है? तो आप लोग जानते हैं जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था? अल्लाह रखा खां। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। जाकिर हुसैन के पिता का नाम, जो कि तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन के जानते हैं बहुत बड़ा तबला वादक रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह रखा खां। गंधार का संवादी स्वर क्या हो जाएगा? गंधार अगर ग वादी हो जाता है तो आप लोग जानते हैं तो संवादी क्या हो जाता है? ग का संवादी क्या हो जाता है? नी हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंधार का संवादी स्वर क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें 112 का क्या हो जाएगा? ई नंबर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं, अगर ग का वादी संवादी स्वर नी हो सकता है तब तो तभी जो आप लोग ग का ध आया था। एक मिनट, चलिए देख लेंगे बाद में। भारतीय संगीत में किस स्वर को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि म को जो है ना मध्यम को अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है, क्योंकि म जो है ना दोनों राग में लिया जाता है। उसी से इस एक बार म से ये जो पंडित वेंकट मखी जो 72 मेल थाट का रचना किए थे, तो एक बार इस म से सा रे ग ऐसे करके एक बार इस म से सारना वो क्या कहते हैं 72 मेल का रचना किए थे। सारना चतुष्टय भी करते हैं। उसके बाद प ध नी एक बार इससे करते हैं, 3 बार इससे करते हैं, इससे करते हैं तो 6 के 36 हो जाता है। 6 बार इससे बनता है, 6 बार इससे, तो 36 36 कितना टोटल 72 मेल का रचना हो जाता है। ऐसे ही एक बार तीव्र म लेकर के एक बार शुद्ध म लेकर के करते हैं, तो ये दोनों में आ सकता है। ये इस साइड भी जा सकता है, अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है इसको। उत्तरांग में भी और पूर्वांग में भी ले लेते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धदर्शक स्वर कहा जाता है मध्यम को। राइट आंसर आपको ये हो गया। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए 114 में है, पंडित वेंकटमखी के अनुसार रागों की कुल कितनी जातियां हैं? कुल जातियां पूछा जा रहा है। तो आप लोग को बता चुके हैं राग के कुल 3 प्रकार है, और एक प्रकार में 3 है, तो संपूर्ण, 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 औड़व, संपूर्ण, साड़व, 3 मिला करके 3 तिया 9। कुल जातियां 9 आ जाता है। अगर मुख्य प्रकार पूछे तो 3 हो जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कुल कितनी जातियां हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 9 जातियां। फिर देखिए तानसेन की गायकी का नाम क्या है? टप्पा है, ध्रुपद है। तो आप लोग जानते हैं तानसेन क्या ध्रुपद गायक से संबंधित है। बहुत बड़े ध्रुपद कलाकार थे तानसेन, और बहुत सारे रचना भी इन्होंने किया ध्रुपद में। मियाँ की तोड़ी, मियाँ का मल्हार, ये सब रचना किनके द्वारा? तानसेन के द्वारा ही किया गया है। संगीत, चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है? तो आप जानते हैं संगीत चित्रकला दोनों क्या है? एक ही शब्द है, कला का ही एक रूप है। तो शब्द हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 116 का। चलिए 117 नंबर देखते हैं अब। आइए 117 नंबर। 17 में क्या है कि लक्षण गीत क्या उद्देश्य है? आप जानते हैं लक्षण गीत से ही क्या होता है? राग का परिचय पता चल जाता है। लक्षण गीत अगर कहीं गाते हैं तो राग का परिचय हो जाता है। तो लक्षण गीत से राग का, जो पहले फर्स्ट में क्या होता था, जिसको नहीं अब कुछ जानकारी होता है उसको लक्षण गीत गाने का सलाह दिया जाता है। लक्षण गीत से राग का परिचय होता है। निम्न में से कौन सा एक आलाप का प्रकार नहीं है?
तो आप लोग जानते हैं आलपित गान और रूपक रूपक आलाप जो है एक आलाप है, लेकिन मेलापक क्या है, मेलापक आलाप का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। इससे पिछले बार एग्जाम में 2.0 में एग्जाम में पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एस्टेट में शायद ये नहीं, ये शायद एस्टेट में पूछा गया था, एस्टेट या नहीं तो एस्टेट में ही पूछा गया था, ठीक है। तो 118 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए 118 के बाद अब 119 नंबर देखते हैं। नाट्यशास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? तो आप लोग जानते हैं नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की रचना है। नेक्स्ट देखिए, हाथी दौड़ के छोटे छोटे टुकड़े तानपुरे के सभी बारों में कील के मध्य पिराए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुल, अदक और मनका सब कुछ कहते हैं। तो एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर इसका, एक से अधिक। फिर देखिए, विपंजी किस बात से संबंधित जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं विपंची वीणा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विपंची वीणा नाम सुने होंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा। रविंद्र संगीत देश के किस भाग से संबंधित है? आप सब जानते होंगे रविंद्र संगीत जो है देश के पश्चिम भाग से संबंधित है। उत्तर भारतीय संगीत तो हम लोग उत्तर भारतीय संगीत के अंतर्गत आते हैं। दक्षिण भारत को क्या कर्नाटक संगीत कहा जाता है, उत्तर भारतीय को क्या हिंदुस्तानी संगीत कहा जाता है, और रविंद्र संगीत आपको पश्चिम वाला भाग को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान के जाने माने सितार वादक कौन सा है? तो आप जानते हैं निखिल बनर्जी भी क्या है, हिंदुस्तान के सितार वादक है। पंडित रविशंकर भी है, तो दोनों हिंदुस्तान के, तो एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। सितार वादक किस स्वर की दो श्रुतियां हो सकती है? तो आप बताइए इसमें से किस स्वर की दो श्रुतियां होती है? तो गौ का भी दो श्रुति होता है, और रे का भी क्या होता है, नहीं गौ रे का कितना हो जाएगा श्रुति? अब श्रुति देखिए, सा रे ग म प ध नी, 7 गो स्वर है। आपको सबका श्रुति एक आपको याद होना चाहिए, चतुष चेप षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधारो तिस्त्री धैवत रेवत। तो ये देखिए, चतुष चेप षडज मध्यम पंचमा, तो सा म प का 4 श्रुति होता है। वैसे भी हम आपको बता चुके हैं एक बार फॉर्मूला 4 3 2, इससे पिछला वीडियो में 4 3 2, फिर 4 लिख दीजिए और फिर इसको ऐसे ही लिख दीजिए 4 3 2, हो गया ना। तो अब इसमें इस पे बैठा दीजिए, सा हो गया, रे हो गया, ग हो गया, म हो गया। तो इसमें देखिए किसका किसका, एक तो सा रे ग, दूसरा नंबर पे ग आया, फिर म प ध नी आता है लास्ट नंबर पे। तो ग और नी का क्या होता है, 2 गो श्रुति होता है, ठीक है। और सा और म प का क्या होता है, 4 गो श्रुति होता है। रे ध का क्या होता है, 3 गो श्रुति होता है। तो रे तो होगा नहीं, इसका 3 श्रुति होता है। सा का 4 श्रुति होता है, होगा नहीं। ग और नी का क्या होता है, 2 श्रुति होता है। तो राइट आंसर यही पूछा जा रहा है, किस स्वर की 2 श्रुतियां होती है? तो ग हो जाएगा, होगा ना। तो आपको श्रुति ऐसे ही याद रखना है, ठीक ना। 4 3 2 4 4 3 2 षडज ग्राम का यह श्रुति है। नेक्स्ट देखिए 125 में है, दाहिने तबले पर लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दाहिने टुकड़े पर जो लकड़ी के 8 गोले टुकड़े होते हैं उसे आप गट्टा के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 125 के बाद चलिए 126 नंबर देखते हैं। 126 में क्या है, जिन रागों के नाम थाटों के दिए हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सब जानते होंगे, थाटों का जो नाम होता है उसे आश्रय राग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। वादी तो होगा नहीं, वादी असंवादी आप जानते ही हैं, जो ये राजा की उपाधि इसको मिला हुआ है, संवादी को मंत्री की उपाधि मिला हुआ है। राग में जो ज़्यादा स्वर प्रयोग होता है उसको राजा कहते हैं, और जो उससे कम होता है उससे वादी से कम होता है प्रयोग, तो उसे क्या कहते हैं, संवादी कहते हैं। वादी से कम होता है तो। और अनुवादी क्या होता है, ये दोनों को छोड़ करके जो प्रयोग होता है उसे अनुवादी कहते हैं। क्या होता है, अनुवादी कहा जाता है उसको। नेक्स्ट देखिए, कौन सा 2 स्वर किसी भी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि मो और प कभी भी एक साथ किसी भी राग में वर्जित नहीं होता है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। बड़े गुलाम अली खां किस घराने के प्रतिनिधित्व थे? तो ये भी क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन पूछा गया था। बड़े गुलाम अली खां किस घराने से है? तो पटियाला घराने से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर आपको बी नंबर। नेक्स्ट देखिए 129 में है, राग यमन के वादी संवादी स्वर को बताइए। तो आप जानते हैं राग यमन का वादी स्वर क्या होता है, ग और वादी स्वर हो जाता है और संवादी स्वर आपको नी हो जाता है। तो राइट आंसर ए नंबर। फिर देखिए हारमोनी डैश पर आधारित होता है। तो आपको बता चुके हैं हारमोनी जो है कार्ड पर आधारित होती है। यह जो है आपको हारमोनी किसे कहते हैं, संवाद स्वरों का जो एक साथ वादन होता है तो उसे हारमोनी कहते हैं। मेलाडी किसे कहते हैं, कर्मिक स्वरों के वादन को मेलाडी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं लय, कौन कौन? एक तो विलंबित लय होता है, विलंबित। एक होता है मध्य लय,
ठीक है, विलंबित हो गया, मध्य हो गया, एक होता है द्रुत लय। तो तीन प्रकार के लय होते हैं, तो याद रखिएगा लय पूछा जाता है। इनमें से लय के प्रकार का नाम बताइए। तो क्या क्या बता चुके हैं, विलंबित, द्रुत और मध्य किसमें है, 2 नंबर में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं 133 नंबर में क्या है, मूल स्वरों की कितनी संख्या है। तो आप जानते हैं मूलभूत स्वर किसको, 7 को शुद्ध स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर कहा जाता है। मध्य सप्तक की ध्वनि का स्थान कौन सा है, मध्य सप्तक में हम लोग को ज्यादा जोर नहीं लगता, एकदम कंठ से निकलता है। मध्य सप्तक में गाना आसान होता है और मंद्र में भी गाना आसान ही होता है। मंद्र और मध्य दोनों में गाना आसान होता है, लेकिन उससे ऊपर तार सप्तक तक सभी का आवाज नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए 3 ही सप्तक माना गया है। कंठ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 134 के बाद 135 नंबर देखते हैं, कोमल स्वर किसे कहते हैं, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से, आप जानते हैं कि शुद्ध अवस्था से अगर कोई स्वर नीचे आ जाता है तो उसे कोमल कहते हैं, और तीव्र कहते हैं जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर चल जाता है तो उसको क्या कहते हैं। अगर शुद्ध अवस्था में रहता है तो शुद्ध तो है ही है, तो ये तो होगा नहीं, शुद्ध स्थान के बराबर होगा नहीं। जब कोई स्थान अपनी शुद्ध अवस्था से नीचे आ जाता है तो नीचा होता है तो क्या होगा, कोमल स्वर, और ऊपर चल जाता है तो ये ऊंचा हो जाता है, तो ये क्या हो गया, ये तो तीव्र स्वर हो गया, तीव्र स्वर हो गया, तो ये तो होगा नहीं, तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 136 का देखिए, विकृत स्वर उन्हें कहा जाता है जो स्वर क्या होता है, या तो अपने स्थान से नीचे या अपने स्थान से ऊपर चल जाए। तो थोड़ा सा अपने स्थान से ऊपर नीचे जाए तो उसे क्या कहते हैं, विकृत स्वर। तो जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा थोड़ा चढ़ जाते हैं तो यही हो जाएगा, या तो ऊपर चढ़ जाते हैं या नीचे उतर जाते हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ क्या है, जो स्वर अपने निश्चित स्थान थोड़ा चढ़ जाते हैं अथवा चढ़ जाते हैं, तो दोनों एक ही बात है, तो होगा नहीं। जो स्वर निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा उतर जाते हैं, ये भी होगा नहीं। तो राइट आंसर आपका ऊंचे चढ़ना या नीचे उतरना क्या होता है, विकृत स्वर का पहचान है, ए नंबर हो गया। फिर देखिए, प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए हैं। तो हम लोग जानते हैं प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल में राग के कितने लक्षण माने गए थे। तो राग के आपको प्राचीन काल में भी 10 लक्षण माने गए थे, लेकिन क्या क्या माने गए थे 10 लक्षण, देखिए आपको बता देते हैं। एक तो ग्रह, आप सुने होंगे, ग्रह अंश, न्यास, अल्पत्व, ग्रह अंश, न्यास, अल्पत्व। उसके बाद क्या होगा, अपन्यास भी होता है, ग्रह न्यास, अन्य, न्यास, अल्पत, अपन्यास, जिसको उपन्यास भी कहा जाता है, उपन्यास। उसके बाद बहुत्व, सारत्व, सारत्व के बाद क्या हो जाएगा, औड़त्व, मंद्र और तार, औड़त्व, मंद्र और तार। देखिए 10 हो गया आपको, 1 2, ग्रह अंश, न्यास, अल्पत्व, औड़त्व कहते हैं, क्या होता है, अल्पत्व, उपन्यास होता है, बहुत होता है, सारत्व होता है, औरत्व होता है यहाँ। उसके बाद मंद्र होता है, तार होता है। टोटल हो गया क्या गो, 10 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो याद रखिएगा, ग्रह अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, सारत्व, औड़त्व और मंद्र और तार होता है। कितना होता है, 10 प्रकार के लक्षण माने गए थे प्राचीन काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जाति गायन का प्रचार किनके काल में था, भरत के काल में। आप जानते हैं कि जाति गायन पहले प्रचलित था भरत के काल में, जाति गायन। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग होता है, तो हम लोग जानते हैं ख्याल गायन के साथ जो है एक ताल का प्रयोग किया जाता है, और एक ताल में कितने 12 मात्रा होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 मात्रा की ताल कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं 10 मात्रा की चाल झपताल हो जाता है ना। एक ताल तो आप जानते हैं, एक ताल कितना मात्रा का होता है, 12 मात्रा का होता है, ये तो होगा नहीं। झपताल आपको 10 मात्रा का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में वाद्यों को मुख्य कितने भागों में विभाजित किया गया है। अच्छा, वाद्यों को यानी हम लोग जो बजाते हैं वाद्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाद्य आप जानते हैं कि तत्ववाद्य होते हैं, एक तो तार लगा हुआ होता है ना। एक होता है सुशीरवाद होता है, जिसको मुंह से फूका जाता है, तत्व में तार लगा हुआ रहता है, इसमें हवा से सुशीरवाद हो जाए। और उसके बाद तत् सुशीर अवनद होता है, अवनदवाद होता है, जिसको कि आघात से, इसमें को क्या करते हैं, आघात से इससे आवाज़ निकलता है, जैसे कि चमड़ा और से बनता है, ढोलक, तबला, पखावज ये सब होता है। और अवनद के बाद क्या होता है, एक घनवाद होता है, जो कि धातु से, कोई भी धातु पदार्थ से बनता है। तो जैसे कि ये
जल तरंग और बजाते हैं तो सब क्या घन तरंग घनवाद में आता है। तो यही 4 प्रकार के संगीत रत्नाकर में जो है आपको वाद्यों का मुख्य 4 भाग में विभाजित किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद चलिए 41 के बाद अब देखते हैं 42 नंबर में क्या है, इनमें से सुशीर वाद्य कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं तबला जो है यह तो अवनद वाद्य की श्रेणी में आ जाएगा क्योंकि इसको पीट के बजाते हैं। और गिटार जो है, गिटार के बारे में आप लोग जानते हैं गिटार किस वाद्य में आते हैं, इसमें तार लगा हुआ है तो ये तो तत्ववाद में आ जाएगा। हारमोनियम जिसमें कि हवा के माध्यम से क्या होता है, इसमें रीड लगा हुआ रहता है और हवा के माध्यम से हम लोग भाती जो होता है उसको दबाते हैं तो हवा जाती है अंदर में, तब जाके उससे क्या आवाज़ निकलती है हारमोनियम का। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। सुशीरवाद में हारमोनियम बांसुरी सब क्या हो जाए, शहनाई सब सुशीरवाद में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ग्वालियर घराना के जन्मदाता कौन है। ग्वालियर घराना के जन्मदाता आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नथन पीरबख्श महाराज को क्या कहा जाता है, ग्वालियर घराना के जन्मदाता कहा जाता है। फिर देखिए पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता रही है। पाश्चात्य संगीत में हारमोनिक और हमारा जो श्रेणी है तो मेलाडी श्रेणी में हम लोग आते हैं। हारमोनियम किससे, हारमोनियम जो आधारित है आपको मेलाडी पर आधारित है, तो हम लोग हारमोनियम मेलाडी में आता है और मेलाडी की प्रधानता होती है और पाश्चात्य संगीत में जो आपको हारमोनी की प्रधानता होती है। तो राइट आंसर इसका ए हो गया। वैदिक काल में स्वर के लिए संज्ञा थी, वैदिक काल में जो स्वर के लिए संज्ञा थी उसका नाम था यम। वैदिक काल में स्वर के लिए क्या संज्ञा नाम था, यम नाम कहा जाता था स्वर को। गमक किसको कहते हैं, तो गमक उसको कहते हैं जिसको जो कि क्या होता है सुनने के बाद आदमी को सुख प्रदान हो, सुखदायी अच्छा लगे, चित्त प्रसन्न हो जाए, गमक वही होता है। जैसे खटका, कान, मुड़की ये सब जो हम लोग प्रयोग करते हैं ये सब क्या गमक का ही प्रकार है। तो गमक के उस टाइम में टोटल कितने प्रकार माने गए थे, 15 प्रकार माने जाते हैं गमक के। तो राइट आंसर आपको स्वरों का ऐसा कंपन जो सुनने वालों के चित्त को सुखदायी कर दे वही हो जाएगा क्या, गमक हो जाता है। राइट आंसर आपका हो गया सी नंबर। गमक के कितने भेद होते हैं, तो 15 भेद होते हैं गमक के। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, अब जानते हैं 3 ताल में कितने विभाग होते हैं, 4 विभाग में बांटा जाता है 3 ताल को। और जैसे कि नाधी धिन्ना, नाधी धिन्ना, नाती तिन्ना और नाधी धिन्ना, 3 ताल में बांटा जाता है। तीन ताली होता है और एक खाली होता है। इसमें 3 ताल में कितने विभाग हो गए, 4 विभाग। राइट आंसर आपको हो गया बी नंबर। फिर देखिए नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए संज्ञा दी गई है। तो नाट्य शास्त्र में जो वृंद वादन के लिए संज्ञा दी गई है कुतप की संज्ञा दी गई। तो कुतप है कहीं पे, कुतप होना चाहिए, यहाँ पे कुतप नहीं है, भूतप है, गावत है, तुतप है, नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा था, नाट्य शास्त्र में वृंद वादन के लिए क्या संज्ञा दी गई है। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2.0 में पूछा गया है बीपीएससी में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहीं से क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन यही इसी बुक से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर 10 गो सेट है ना, 10 सेट आप कर लेते हैं तो समझिए आपका 60-70% तो कंप्लीट हो जाएगा। स्वर्ग गंगूबाई हंगल किस घराने के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रचलित है, तो आप जानते हैं स्वर्ग गंगूबाई हंगल जो है किराना घराने की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किराना घराना बी नंबर। तो देखिए ये दूसरा जो आपका सेट था और इसके बाद अब तीसरा सेट में मिलते हैं हम लोग। और अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिहार संगीत शिक्षक भर्ती का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन सीरीज साबित होगा। धन्यवाद।